हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम अब बुक लेकर चलने वाले हैं एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम 16 मई को होने वाला है। तो अब हम आज के बाद जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो इसी बुक के अपलोड करने वाले हैं। ओके, तो आज यूनिट 3 की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 3 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2023 में। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराइए। स्टूडेंट्स, मेरे पास है नहीं कोई प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपके पास है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करके बता देंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्या है, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2। हमें इसके पोल्स डिटरमाइन करने हैं जो फंक्शन दे रखा है जेड के फॉर्म में, और फाइंड द रेसिड्यू एट ईच पॉइंट। तो हमें इस फंक्शन के जो पोल आते हैं उन सभी पोल्स पर, मतलब उन सभी पॉइंट्स पर हमें उसका रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया था कि हमें पोल्स कैसे फाइंड करते हैं, रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने वेरी शॉर्ट में इजीली समझ लिया था। अगर मैं डायरेक्ट नहीं भी बताती तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमने पहले इस यूनिट के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जब भी हमें पोल्स को फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उसे इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। द पोल्स ऑफ एफ जेड आर डिटरमाइंड बाय पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, तो जेड इक्वल्स टू 1 1 और -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर 2 है, मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है, इसलिए 1 की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। तो हमारे पास पोल क्या क्या हुए, एक तो हमारे पास पोल 1 हुआ, एक पोल हमारे पास -2 हुआ। लेकिन जो पोल 1 है उसका ऑर्डर कितना है, 2। हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे कि जिसकी ऑर्डर ज़्यादा हो जाता है, 1 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब पहले हम जेड इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड करते हैं हम अपना रेजिड्यू हमारे पास जेड इक्वल्स टू 1 के लिए है, और 1 जो है वो हमारा सेकंड ऑर्डर का है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, 1/n-1 होता है, जो फॉर्मूला होता है 1/n-1। n हमारे पास 2 है, n दैट इज ऑर्डर ऑफ जेड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, ऑर्डर हमारे पास सेकंड ऑर्डर का है 1, तो हम यहाँ पे 2 - 1 का फैक्टोरियल इंटू d/dz। अब यहाँ पे d/dz कैसे करते हैं, जितना हमारे पास पावर होती है, मतलब जितना हमारे पास ऑर्डर होता है, हमारा फॉर्मूला होता है dn-1 अपॉन dz(n-1). हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास सेकंड ऑर्डर का है तो 2 - 1 1, तो हम सिर्फ इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन है, हम 1 के लिए निकाल लें तो z-1 की हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास 2 ऑर्डर का है तो जितने ऑर्डर का होता है उतनी ही हम पावर लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा जो फंक्शन होता है उसे। ठीक है, जब हम इसे ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिमिट और लेकर चलते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1। ठीक है, वो यहाँ पे लिख नहीं रही है और नीचे लेकिन लगा दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो z-1 का स्क्वायर और z-1 का स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास अंदर टर्म ये बचेगी। ठीक है, और 2 - 1 दैट इज 1 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, तो आगे का जो हमारे पास पार्ट है वो सॉल्व का इक्वल्स टू 1 आ गया है। ठीक है, जब हमने इसका डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और z इक्वल्स टू 1 पर हमें निकाल रहे हैं, तो z इक्वल्स टू 1 जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, हम बस इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे उन्होंने बस थोड़ा सा सॉल्व कर रखा है, z इक्वल्स टू हमने 1 पुट करा तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, दैट इज इसकी वैल्यू आ गई 5/9। ठीक है, अब हमारे पास z इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास रेजिड्यू आ गया है। अब हमारे पास सेकंड पोल कौन सा है, z इक्वल्स टू -2 है, तो हम z इक्वल्स टू -2 के लिए अब अपना कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो z इक्वल्स टू -2 के लिए वही लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे लिख रहा है लिमिट z टेंड्स टू -2, पीछे नहीं लिख रहा था बट वहाँ पे लिखा होना चाहिए था। ठीक है, और z-2, अब यहाँ पे जो -2 है वो सिंगल ऑर्डर का है, तो उसमें हमें वो फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे जो हमारा फैक्टर है z+2 की मल्टीप्लाई कर देंगे अपने फंक्शन में। यहाँ पे z+2 से z+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी, और उसमें z इक्वल्स टू -2 हम पुट कर देंगे, जहाँ पे भी z है हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में पोल्स भी फाइंड कर लिया और रेजिड्यू भी फाइंड कर लिया। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था अगर आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट एंड प्रूफ कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम। इस तरह से 2021 में पूछी गई है, और जितनी भी नेमिंग थ्योरम होती है ना, जैसे यहाँ पे कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम है, वो सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जितनी भी आपको नेमिंग थ्योरम्स मिल जाती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ जेड इज रेगुलर एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स विद इन द क्लोज्ड काउंटर सी। मतलब हमारे पास कोई भी क्लोज्ड काउंटर है सी, कोई भी क्लोज मतलब सर्कल या कर्व कहें तो कोई भी क्लोज कर्व है, उसके अंदर जो एफ जेड है वो रेगुलर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर वो रेगुलर नहीं है, जिनको नाम क्या दिया गया है, पोल्स पर। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस ऑन द बाउंड्री ऑफ सी, और ये अंदर तो रेगुलर है और जो बाउंड्री है वहां पर अपना कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू कॉची रेजिड्यू थ्योरम कि एफ जेड इंटू डी जेड का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ऑल ओवर द कर्व सी, तो हमारे पास क्या आता है 2πi और समीशन ऑफ आर क्या है, रेजिड्यू।
ठीक है, जो हमारे पोल्स पर रेजिड्यू आता है उन सभी का समीशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 पोल्स दे रखे हैं, इन चारों पॉइंट्स पर जो भी हमारा रेजिड्यू आएगा उन सभी रेजिड्यूज का सम करके 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये जो थ्योरम है ये हमें बहुत सारी तरीके की इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, इसमें भी हम इसका यूज करने वाले हैं आई थिंक। तो ये मतलब इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें बहुत सिंपल कर देती है, क्योंकि इसमें हम बस पोल्स निकालते हैं, पोल्स का रेजिड्यू निकालकर हम सिंपली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है वेयर समीशन आर इज द सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ जेड एट ऑल इट्स पॉइंट्स विद इन सी। तो जहाँ पे हमारे पास समीशन आर जो है वो सम है सारे रेजिड्यूज का एफ जेड के कहाँ पर, इसके पोल्स पर। ठीक है, सी के अंदर जितने भी पोल्स हैं उन सभी के रेजिड्यूज का सम है समीशन आर। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ पर आ जाते हैं। प्रूफ में हम क्या लेके चल रहे हैं, हम सबसे पहले ये लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड काउंटर सी है, उसके अंदर Z1 Z2 ZN पोल्स हैं। ठीक है, लेट Z1 Z2 ZN बी द नंबर ऑफ पोल्स एंड पोल्स विद इन द क्लोज्ड काउंटर सी। ये हमारे पास पोल्स हो गए हैं, बहुत सारे पोल्स हैं। Let y1, y2 yn be the circles with center z1, z2 zn respectively। और जो हमारी पोल्स आई हैं z1, z2, z3 zn तक, उन सभी को एक सर्कल से बाउंड कर दिया गया है। ठीक है, एक सर्कल दे दिया गया है, उनके नामिंग उनके जो नेम है वो भी उनके अकॉर्डिंग कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि z1 के सर्कल का नाम क्या कर दिया है y1, z2 जो सेंटर है उसके सर्कल का नाम है y2, z3 के सर्कल का नाम है y3, इस तरह से नेमिंग भी कर दी गई है। ठीक है, एंड ईच ऑफ रेडियस आर सो स्मॉल दैट ऑल द सर्कल्स लाई इनसाइड विद इन सी। तो और ये जो हमने जितने भी सर्कल्स लिए हैं उनकी रेडियस इतनी स्मॉल ली है कि जो सारे सर्कल्स हैं ये हमारे पास कर्व है उसके अंदर ही लाई कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर निकल रहा हो। ठीक है, एंड डोंट ओवरलैप, और कोई भी आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब इस तरह से ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही है। देन दी एफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन लाइंग बिटवीन सी एंड दी सर्कल्स। तो इसमें एफ जेड जो होगा वो हमारे पास एनालिटिक होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पर, एक तो क्लोज काउंटर सी के अंदर और जो वाई है उनसे अलग। ठीक है, लाइन बिटवीन सी एंड दी सर्कल्स, जो सर्कल्स हैं और जो क्लोज काउंटर है उनके बीच में जो भी डिस्टेंस बचा है, ये सर्कल और क्लोज काउंटर, ये जो डिस्टेंस बचा है यहाँ पे ये एनालिटिक होगा। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है, मतलब ये हम मानकर चल रहे हैं। थ्योरम अभी हम प्रूव करेंगे, थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, देन बाय कॉचीज थ्योरम। अब हम अपनी कॉचीज थ्योरम ले रहे हैं। कॉचीज थ्योरम हमने किसमें पढ़ी थी, हमने यूनिट 1 में पढ़ रखी है, जिसके आपके पास वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं कि समीशन सी एफ जेड डी जेड माइनस समीशन ऑफ एफ जेड डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन हमने करा है y के इक्वल टू 0। मतलब इसमें क्या बोला है, कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इस पूरे कर्व का समीशन किया है, पूरे कर्व का इंटीग्रेशन किया है, जिसमें पूरा कर्व आ गया है। ठीक है, एफ जेड इंटू डी जेड, और हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ से है, पूरे क्लोज कर्व सी तक है, पूरे क्लोज काउंटर तक है। ठीक है, और उसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया है, जितने भी ये सर्कल्स वाले एरियाज है इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कराया तो हमने कैसे रिप्रेजेंट कराया, देखो फंक्शन तो एफ जेड डी जेड ही है, बस उसमें जो लिमिट हो जाएगी वो y की होगी। y की मतलब k कहाँ से कहाँ तक है, z1 z2 z3 और zn तक हमारे पास चलेगा। तो k इक्वल टू 1 से n तक हमारे पास वैल्यू गई है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एरिया बचेगा सारा, और ये सारा एरिया हमारे पास एनालिटिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 0 आएगा जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हमने क्या करा है कि इस नेगेटिव वाले साइन को हम इधर पॉजिटिव में लेके गए हैं और इसका समीशन खोल दिया है। ठीक है, तो हमें पास क्या गया, एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू, हमने इंटीग्रेशन करा है, पहले y1 का करा है, y1 एफ जेड डी जेड प्लस y2 एफ जेड डी जेड, मतलब y2 वाले कर्व के लिए करा है, फिर y n वाले कर्व के लिए कर दिया है इंटीग्रेशन, और उनको इक्वल्स टू में पुट कर रखा है। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है। अब हम क्या लेके चलेंगे, सपोज एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m1। अब जैसे कि हमारे पास पोल्स जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्डर के होते हैं, तो हमने क्या मान लिया कि जो पोल है एफ जेड का, कोई भी पोल है वो m1 ऑर्डर का है एट z इक्वल टू z1, मतलब z इक्वल टू z1, ये वाला जो पोल है इसका ऑर्डर हमने m1 मान लिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ जेड इक्वल टू 5 z प्लस समीशन k इक्वल टू 1 से m1 और b r z माइनस z1 की पावर r। तो हाँ, इसमें हमने क्या कराया, हमारे पास फंक्शन एफ जेड है, वो हमारे पास एक तो एनालिटिक फंक्शन होगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का एनालिटिक फंक्शन है वो बचा होगा। देखो लिख रहा है 5 इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन y1, मतलब y1 के अंदर और इसके इस बाउंड्री पर वो हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक होने वाला है। ओके, और हमने उसमें क्या ऐड कर दिया है, बी आर अपॉन जेड माइनस जेड वन कराया, तो हमारे पास ये सर्कल आ गया है, मतलब यहाँ पे हमने सर्कल की इक्वेशन लिख दिया और उसे किससे डिवाइड करा, बी आर से। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब हमने क्या लिया है, अब हम पहला वाला सर्कल लेके चल रहे हैं y1 वाला, दिस वाले। ठीक है, दिस वन लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एफ जेड को हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया था, जब उसके पोल का जो ऑर्डर था वो m1 था, तो हमने जब इस तरह से ब्रेक कर दिया तो हम इसे इस तरह से लिख सकते थे 5 1 जेड डी जेड
ठीक है। y1 z dz जब हमने यहाँ पे तो सिंपल लिखा हुआ है, अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगा दिया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आ गया y1 z d1 dz, ठीक है। प्लस में हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन y1। अब देखो b1 r हमारे पास कितना है, y1 लेके चल रहे हैं तो हमारे पास b1 आ गया अपॉन z माइनस z1 इंटू डी जेड आ गया, ठीक है। प्लस डॉट डॉट इस तरह से कंडीशन चलती रहेगी, जो भी हमारे पास कंडीशन आएगी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वो ऑर्डर है वो m1 है, तो ये जब सॉल्व होगा तो हमारे पास b m1 आ जाएगा और z माइनस z1 इंटू m1 हो जाएगा, ठीक है। वी हैव, अब हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमने पहले मान रखा है y1 एनालिटिक है, और एनालिटिक फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इक्वल टू 0 आता है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास 0 हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस y1 इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन y1, तो जैसे कि हमारा y1 है वो एनालिटिक है और क्या है, एनालिटिक है कहाँ पर, y1 के अंदर और उसके y1 के ऊपर, तो इसलिए हमने इक्वल टू में सिर्फ वाली कंडीशन लिखी है विद m1 और ये वाली इक्वेशन को नहीं लिखा है क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ गई है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, ऑल्सो b1 अपॉन z माइनस z1 इंटू डी जेड इक्वल्स टू, अब हमने वाली कंडीशन ली है b1 अपॉन z माइनस z1 इंटू डी जेड इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा 0 से 2 पाई। अब देखो हमने ये वाला सर्कल लिया है, y1 ही तो सर्कल लेके चल रहे हैं, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 2 पाई तक करेंगे। यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, ये π/2 हो गया, 3π/2, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये 2 पाई हो गया, सॉरी पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2 पाई हो गया। अगर हमें पूरे सर्कल का इंटीग्रेशन करना है तो 0 से 2 पाई तक लेके चलेंगे, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो z माइनस z1 है उसे हम r इंटू ई की पावर i थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ऐसे पुट करेंगे तो नीचे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी जो हमने पुट करा है, ठीक है। अब dz को भी हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, r e i थीटा की फॉर्म में। जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन ये बन के आ जाएगी, ठीक है। जब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखो r e टू द पावर i थीटा को देखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, हमारे पास ये कंडीशन बची, जिसे हम जब इंटीग्रेशन करेंगे b1 और i तो हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास जब इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा बचेगा 0 से 2 पाई, उसे इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब हम और जो हमारे पास क्या है, पोल्स हैं, वो अदर ऑर्डर के जो है, यहाँ पर हमने सिंगल ऑर्डर का निकाला था, अगर उससे ज्यादा ऑर्डर किया जाते हैं तो हम उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो b, अब हमने उसकी सेकंड वाली कंडीशन ले ली जब हमारे पास पोल्स ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इक्वल्स टू में 0 से 2 पाई तक ही सॉल्व करेंगे, और ठीक है, और z माइनस z1 को r e टू द पावर i थीटा लेकर चलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा आपको क्लोजर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने z माइनस z1 को r e की पावर i थीटा पुट करा है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, ठीक है। r इंटू ई की पावर i थीटा, अब देखो यहाँ पे पावर m1 भी है, तो इन सबके पास m1 पावर बन जाएगी, तो r की पावर m1 हो गया, e की पावर m1 i थीटा हो गया, ठीक है। और जब उसको dz को हम यहाँ पर जो dz है उसे d थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारा तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया, अंदर हमारे पास ये टर्म बची, उन्हें इंटीग्रेट करके हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो ये सब वैल्यूज जब हम वैल्यूज पुट करेंगे अपनी कौन सी इक्वेशन में, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, वी गेट एफ जेड इंटू डी जेड। देखो हम एफ जेड डी जेड ही लेके चल रहे हैं, समीशन में इंटीग्रेशन में y1 एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई i b1। देखो हमारे पास सिंगल जब पोल था तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही थी, और जब हमारे पास पोल्स ज्यादा हो गए तो हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन बन रही है, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन पोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसे इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई i इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू z1। ये हमने यहाँ पे पूरा रेजिड्यू फाइंड कर लिया जब हमारे पास पोल ज्यादा थे, तो b1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने b1 लेके चले और यहाँ पे हमने b1 ना लेकर अपने पोल्स लिख दिए हैं, ठीक है। b1 के केस में हमारे पास ये कंडीशन आ रही थी, और अगर हमारे पास पोल्स आ जाएंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बैठेगी। तो हम b1 को क्या लिख सकते हैं, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू z1। जब हम इस तरह से लिख सकते हैं तो ऐसे हम और कंडीशंस के लिए निकालेंगे। y2 के लिए क्या जाएगा, 2 पाई i, और b1 की जगह यहाँ पे b2 होगा, और b2 की वैल्यू क्या होगी, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू z2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास y1 का निकाला, y2 y3 y4 डॉट डॉट yn तक निकालेंगे, उन सबका फिर जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, एफ जेड इंटू डी जेड बन जाएगा। देखो यहाँ पे हमने ब्रेक करा है ऑलरेडी, एफ जेड इंटू डी जेड जब पूरे क्लोज काउंटर पे है तो हमारे पास ये कंडीशन बैठ रही है। इन सब का समीशन हम लिख देते हैं। देखो फर्स्ट वाले की वैल्यू हमारे पास ये रही, इसे या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, सेकंड वाले की वैल्यू y2 की वैल्यू हमारे पास ये रही, सो ऑन इस तरह से चलता रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 पाई i तो हमारे में इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद क्या है, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू z1, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू z2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ रेजिड्यूज एट z1 z2 डॉट डॉट zn तक। तो इसको सम ऑफ रेजिड्यूज को हम सिग्मा r से लिख सकते हैं, और यही हमारी कॉची की रेजिड्यू थ्योरम। इस तरह से हमारी जो कॉची की रेजिड्यू थ्योरम है कंप्लीट होती है।
ओके, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या करना है, शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। हमारे पास यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा में टर्म्स दे दिए और ये दोनों इसके इक्वल है। देखो ये 2021 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट हो रहा है। बस इसमें क्या कंडीशन है, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा दोनों को प्रूव करना था इसके इक्वल, यहाँ पे सिर्फ cos थीटा को इक्वल प्रूव करना है इसके, ठीक है। और यहाँ पे 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसे ही कर लेते हैं, पहले इस तरह से करेंगे। इससे पहले आई मान लेते हैं, आई इक्वल टू हमारे पास दिस है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगी कि हम e टू द पावर आई थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है। और e टू द पावर माइनस आई थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस का आई sin थीटा। और उन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी 2 cos थीटा, ठीक है। 2 cos थीटा आएगा हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ cos थीटा है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को हम इधर डिवाइड में ले जा रहे हैं, तो इसे b/2 e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस का आई थीटा लिख देंगे। तो cos थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस का आई थीटा अपॉन में 2, ठीक है। अपॉन वाला 2 हमने बाहर ले लिया है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर आई थीटा को हम z लेके चलेंगे। तो हम जैसे ही z लेंगे यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो i e टू द पावर आई थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू dz वाली कंडीशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो डी थीटा की जगह पे हम dz अपॉन क्या पुट कर सकते हैं, i e टू द पावर आई थीटा। हमने इस तरह से ये सारी पुट करी तो i e टू द पावर आई थीटा की जगह पे हमारे पास बन गया z, ठीक है। और यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करी, ये z हो गया, ये 1/z बन जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। 2 को जैसे हम बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2a बन जाएगा, ठीक है। 2a और z के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2az आ जाएगा। b की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे bz हो जाएगा, तो bz और यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा z स्क्वायर का, तो bz स्क्वायर। मतलब इस तरह से आपके पास कंडीशन आ जाएगी, बस आपको ब्रैकेट खोलना है। आई होप आपको ब्रैकेट तो खुलना आता होगा, ठीक है। ब्रैकेट खोलने के बाद हम क्या करेंगे, वेयर c इज द यूनिट सर्कल। यहाँ पे जो हमारे पास c है, हमारे c पर तो वो करना है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, दैट इज हमारे पास एक सर्कल का ही तो पूरा एरिया दे रखा है। तो c हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, मॉड z इक्वल्स टू 1, मतलब z जो है उसकी जो हमारे पास सर्कल है c, उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसके पोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, देखो dz को हम फिलहाल हटा देते हैं। हमारे पास fz क्या है, 2/i bz स्क्वायर प्लस 2az प्लस b। हम पूरा इंटीग्रेशन लेके सिर्फ फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, fz में क्या फंक्शन है, तो हमारे पास एक कंडीशन है। अब इसके पोल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। डिनोमिनेटर को जैसे हमने इक्वल टू 0 पुट करा तो हमारे पास z की वैल्यू क्या क्या आ जाती है, ये आ जाती है, जिसे ये या फिर इसे सॉल्व में करें तो ये। तो इसके हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, दोनों को हमने नेमिंग कर दी। देखो एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, दोनों की हमने नेमिंग कर दी, एक अल्फा है एक बीटा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अल्फा ये आ गया है और बीटा ये आ गया है। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स हैं a और b। a और b के लिए हम क्या लेकर चलते हैं कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे हम अगर ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो बीटा का मॉड है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो बीटा का अगर हम मॉड निकालेंगे तो a और b दोनों पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, तो यहाँ पे अगर हम मॉड लगा देंगे तो बीटा भी हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम मॉड करेंगे, मॉड लगाते हैं हमारे माइनस हट जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिखा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा बीटा के अगर दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करता है उसका मॉड लें तो वो भी इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो वी हैव कि जो मॉड अल्फा है वो लेस देन 1 हो जाएगा। जब हम अल्फा और बीटा का जो मॉड लगा रहे हैं वो इक्वल टू 1 आएगा, तो जो अल्फा और देखो अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करी तो वो आ रहा है हमारे पास 1 और बीटा हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब अल्फा हमारे पास लेस देन 1 होगा, ठीक है। लेस देन 1 होगा तो हम क्या कह सकते हैं, z इक्वल्स टू अल्फा इज द सिंपल पोल लाइंग इनसाइड c। तो हमारे पास सिर्फ अल्फा एक ऐसा पोल होगा जो हमारे पास c के अंदर लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमें c के अंदर इसलिए लेना है क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 2 पाई है, मतलब एक यूनिट वाले सर्कल पर जिसकी रेडियस 1 है। तो हमारे पास अल्फा ही सिंगल पोल आ रहा है जिसका जो वैल्यू है वो 1 से कम है, ठीक है। तो हम सिर्फ अल्फा पर अपना रेजिड्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यही सिंपल पोल है जो इनसाइड c आ रहा है। सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वी हैव, अब हमारे पास जो अल्फा और बीटा है वो 2 रूट्स आए हैं इस इक्वेशन के, तो इसको हम ब्रेक करेंगे अल्फा बीटा की फॉर्म में, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो रेजिड्यू क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू अल्फा पे, बस हमें अल्फा पे अब रेजिड्यू फाइंड करना है। लिमिट z टेंड्स टू अल्फा, z माइनस अल्फा, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है 2 अपॉन, अब अभी हमारे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे z माइनस अल्फा से z माइनस अल्फा कट जाएगा, हमारे पास ये कंडीशन बची। इसमें बस हम z टेंड्स टू अल्फा पुट कर देंगे। जैसे हमने वैल्यू पुट करी हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी और बीटा की ये रही। अल्फा माइनस बीटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब बीटा b से b कट गया, हमारे पास ये कंडीशन बच गई, ठीक है। b से b कट गया और 2 से 2 कट गया, हमारे पास ये बच गया, ठीक है। हेंस इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 2 पाई i सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ fz एट द पोल्स इनसाइड c। तो हमारे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, देखो इसमें हमने कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगाई है।
जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है उसका क्या होता है 2πi समीशन आर, जहाँ पे समीशन आर होता है हमारे पास सम ऑफ रेजिड्यूज, तो हमने यही लगाया है। इसका समीशन क्या हो जाएगा 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ जेड। तो सम ऑफ रेजिड्यू क्या रहे हैं, देखो ए की रूट है जो हमारे पास जो हमारे पास सर्कल है उसके अंदर लाई कर रहा है अल्फा, उसका रेजिड्यू आ गया हमारे पास ये, तो हमारे पास 2πi इंटू दिस ही हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा, सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। और इस तरह से हमारा जो ये इंटीग्रेशन है ये सॉल्व हो गया। देखो इंटीग्रेशन अगर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था और हमने एक कॉची की रेजिड्यू थ्योरम लगाई, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, वरना इसमें आपको कितना कुछ करना पड़ता, किसे क्या क्या पुट करना पड़ता, ठीक है। तो कॉची की रेजिड्यू थ्योरम हमारे लिए इंटीग्रेशन में बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें रखी थी, कॉस थीटा को इक्वल्स टू दिस प्रूव करना था और साइन थीटा को इक्वल्स टू दिस प्रूव करना था। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो बिल्कुल सेम तरीके से आप साइन थीटा को भी प्रूव कर सकते हैं, और बाई चांस आपके पास टाइम नहीं है तो सिमिलरली लगाकर इक्वल्स टू दिस प्रूव कर दीजिएगा। और अगर सिंगल आता है, सिर्फ इस तरह से आता है, तो आप प्रूव कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।